डियर स्टूडेंट, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम इस वीडियो में प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की चर्चा करते हैं। प्लेटो का प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक, जिसमें न्याय के सिद्धांत का वर्णन किया गया है, वह शिक्षा पर लिखा गया एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। यदि रिपब्लिक का मूल उद्देश्य न्याय के सिद्धांत की खोज करना है, तो शिक्षा उसकी प्राप्ति का मुख्य स्रोत एवं माध्यम है। प्लेटो ने शिक्षा पर विशेष बल दिया। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है और शिक्षा से ही व्यक्ति में ऐसे संस्कार बनते हैं जिससे वो समाज और देश के कल्याण के लिए कार्य कर सकता है। प्लेटो की मान्यता थी कि राज्य अनायास, निष्प्रयोजन एवं निराधार निर्मित नहीं होते, अपितु उनका निर्माण ऐसे व्यक्तियों द्वारा होता है जो श्रेष्ठ जीवन की उपलब्धि के लिए लालायित रहते हैं। जिस सीमा तक किसी राज्य का निर्माण करने वाले व्यक्ति श्रेष्ठ होंगे, उसी सीमा तक उस राज्य के श्रेष्ठ होने की संभावना होती है। व्यक्ति राज्य प्रसाद का निर्माण करने वाली ईंट है, जिसकी मजबूती तथा श्रेष्ठता पर ही राज्य की मजबूती एवं श्रेष्ठता निर्धारित करती है। प्लेटो शिक्षा के माध्यम से राज्य के नागरिकों, व्यक्तियों को श्रेष्ठ बना करके अपने आदर्श राज्य के स्वप्न को पूरा करना चाहता था। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का वर्णन रिपब्लिक में है और रूसो ने कहा है कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया एक सर्वकालिक श्रेष्ठ ग्रंथ है। सेवाइन ने कहा है कि प्लेटो ने राजनेताओं के मार्ग से बाधाओं को हटाने के लिए साम्यवाद को चाहे कितना भी महत्व क्यों ना दिया हो, लेकिन उसका मुख्य जोर साम्यवाद पर नहीं बल्कि शिक्षा पर था। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो शिक्षा पर बहुत अधिक बल देता है। मित्रों, अब हम इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए तत्कालीन समय की शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। यूनान के दो बड़े नगर राज्य एथेंस और स्पार्टा। प्लेटो ने इन दोनों नगर राज्यों की शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही गहनता से देखा और इन दोनों ही नगर राज्यों की शिक्षा व्यवस्था से उन्होंने गुणों को ग्रहण किया और अपना एक सिद्धांत बनाया। अब हम इन दोनों की शिक्षा व्यवस्था के बारे में देखते हैं। एथेंस में शिक्षा की व्यवस्था व्यक्तिगत थी। वहाँ शिक्षा देना परिवार, माता पिता की जिम्मेदारी थी, ना कि राज्य की जिम्मेदारी। जब शिक्षा निजी हाथों में थी तो उसका खर्चा परिवार के द्वारा उठाया जाएगा। ऐसी स्थिति में हर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान नहीं कर पा सकेगा। शिक्षा के लिए वहाँ पर टीचर्स की जो व्यवस्था थी वो सोफिस्ट, आइसोक्रेट चिंतकों द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी, जिसके लिए एक मोटी फीस वसूली जाती थी। आम आदमी के लिए शिक्षा ग्रहण करना एक बहुत ही दुष्कर कार्य था। एथेंस की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके 3 चरण थे। प्राथमिक शिक्षा, जिसके अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र तक के बच्चे को यह शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस चरण में साहित्य, व्यायाम संबंधी, संगीत की शिक्षा दी जाती थी। साहित्य शिक्षा के अंतर्गत बालकों को नैतिक, धार्मिक शिक्षा का समावेश किया जाता था।
दूसरे चरण में माध्यमिक शिक्षा, जिसमें 14 से 18 वर्ष तक के व्यक्ति को माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। यह शिक्षा बहुत महंगी होती थी, अतः धनाढ्य वर्ग के कुछ गिने चुने लोग ही इस शिक्षा का लाभ उठा सकते थे। इस माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को राजनीतिक जीवन का प्रशिक्षण देना होता था। सोफिस्ट तथा आइसोक्रेट्स एथेंस के संपन्न लोगों के बालकों को राजनीति, भाषण कला, अलंकार शास्त्र आदि की शिक्षा दिया करते थे। शिक्षा के अंतिम तथा सर्वोच्च सोपान में नागरिकों को इस शिक्षा के माध्यम से राजनेता बनाने का प्रयास किया जाता था। तीसरा चरण सैनिक शिक्षा का होता था, जिसमें 18 से 20 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को सैनिक शिक्षा दी जाती थी। नागरिक अधिकार प्राप्ति के लिए वहाँ के प्रत्येक युवक को यह सैन्य शिक्षा अनिवार्य रूप से ग्रहण करनी पड़ती थी। केवल इन 2 वर्षों की अवधि के लिए ही राज्य वहाँ सामाजिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करता था, अन्यथा वहाँ शिक्षा व्यवस्था राज्य का कर्तव्य न होकर के एक प्रकार से व्यक्तिगत व्यापार था। प्लेटो ने एथेंस की शिक्षा व्यवस्था को देख करके इसमें कई सारी कमियां निकाली, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। अगली शिक्षा व्यवस्था स्पार्टा की थी। स्पार्टा में शिक्षा देने का कार्य राज्य का था। वहाँ शिक्षा पूर्णतः राज्य के हाथ में थी। वहाँ पर 7 वर्ष की उम्र में बच्चे को किसी अधिकारी को सुपुर्द कर दिया जाता था और पूरी शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाती थी। स्पार्टा की शिक्षा में बच्चे को सैनिक बनाने की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें व्यायाम, विभिन्न प्रकार के आसन, कुश्ती, दौड़ और सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। स्पार्टा में लड़के और लड़कियों को समान रूप से शिक्षित किया जाता था और स्पार्टा की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था शारीरिक रूप से अपने राज्य के नागरिकों को सुदृढ़ बनाना। सैनिक शिक्षा देना उसका लक्ष्य था, जिससे वो स्पार्टा की सुरक्षा कर सके। प्लेटो कहते हैं कि स्पार्टा में अधिकांश लोग पढ़ना लिखना तक नहीं जानते थे। उनका शारीरिक विकास तो हो गया, परंतु उनका मानसिक विकास नहीं हो पाया। इन दोनों शिक्षा प्रणालियों को देखने के बाद प्लेटो ने एक नवीन शिक्षा प्रणाली बनाई। उन्होंने एथेंस से मानसिक विकास की जो विचार था उसको ग्रहण किया और स्पार्टा से सैनिक या शारीरिक जो सुदृढ़ता का जो विचार था वो ग्रहण किया। इन दोनों को मिलाया। दूसरी चीज, एथेंस में शिक्षा व्यक्तिगत थी, राज्य का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था, ना ही राज्य शिक्षा का खर्च उठाता था। दूसरी तरफ स्पार्टा में पूर्णतः शिक्षा राज्य के अधीन थी। तो प्लेटो ने स्पार्टा से ये विचार लिया कि शिक्षा राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए, जिससे कि शिक्षा पर सबका अधिकार हो। अमीर गरीब सभी अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकें। ऐसी परिकल्पना के साथ प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा दोनों ही राज्यों से वहाँ प्रचलित शिक्षा प्रणाली के गुणों को ग्रहण करके एक नवीन शिक्षा पद्धति या शिक्षा व्यवस्था का परिकल्पना की, व्यवस्था की, जो कि एक श्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था थी। और इसी कारण रूसो जैसे विद्वान प्लेटो की रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा हुआ सबसे अच्छा ग्रंथ मानते हैं।
तो इस वीडियो में हम ये देख पाए हैं कि प्लेटो ने अपने तत्कालीन समय में जो शिक्षा प्रणाली, जो शिक्षा योजनाएं प्रचलित थीं, उनका पहले गहनता से अध्ययन किया। उनमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं उनको ग्रहण किया, उनमें कौन कौन सी कमियां एवं कमजोरियां हैं उनको दूर किया और एक बेहतर शिक्षा योजना का निर्माण किया। अगले वीडियो में हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत या शिक्षा योजना का विस्तार से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।